अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको आइंस्टाइन की प्रिडिक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन यहां पर यह बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहां पर जितना भी डेटा मैंने इस्तेमाल किया है ये डॉक्टर किप थॉर्न की प्रेजेंटेशन से लिया गया है। उस पर फर्दर रिसर्च की गई है, लेकिन मेन जो थीम है इस पूरी वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो डॉक्यूमेंट्री के मुख्तलिफ पार्ट्स बनेंगे, तो इन तमाम पार्ट्स का जो डेटा लिया गया है वो डॉक्टर किप थॉर्न की प्रेजेंटेशन से लिया गया है। अब आपका सवाल ये होगा कि डॉक्टर किप थॉर्न कौन है? नोबेल प्राइज लॉरिएट हैं। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है, आगे आप इनकी तस्वीरें भी देखेंगे। स्टीफन हॉकिंग्स के साथ इनकी बहुत सी डिस्कशंस होती रही हैं, और सबसे अहम बात इनके बारे में यह है कि ये मूवीज़ में भी काम करते रहे हैं, और इन्होंने एक ऐसी मूवी में काम किया जो कि आइंस्टाइन की प्रिडिक्शंस के बारे में है। इस मूवी में जितना भी साइंटिफिक काम किया गया है, जो बैकग्राउंड है साइंस का, वो सारा का सारा साइंटिफिकली करेक्ट है। आइंस्टाइन ने 1916 में 5 मेजर प्रिडिक्शंस की थी जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। उनमें से कुछ प्रिडिक्शंस आज हम साबित कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ प्रिडिक्शंस हैं जो हमें लगता है कि शायद वो हम साबित ना कर सकें। लेकिन ये ज़्यादा अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि जो प्रिडिक्शंस 2019 में हमने बहुत ज़्यादा मेहनत से प्रूव की, आइंस्टाइन खुद उसके बारे में कहते रहे कि वो प्रिडिक्शंस शायद कभी भी इंसान नहीं जान सकेंगे जो उन्होंने की हैं। उनकी हकीकत के बारे में इंसान नहीं जान सकेंगे। मसलन आइंस्टाइन का ये कहना था कि हम कभी भी ब्लैक होल्स को देख नहीं सकेंगे, हम इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं बना सकेंगे जो कि ब्लैक होल्स को देख सकें। किप थॉर्न की मूवीज़ में से एक मूवी जो उनकी मेजर मूवी है उसका नाम है इंटरस्टेलर। इंटरस्टेलर के बारे में आप जानते हैं, आपने ये मूवी देखी है। अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस मूवी में आपको फिक्शन नहीं दिखाई गई, बल्कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जो कि साइंटिफिकली साबित की जा सकती हैं। इस मूवी में एक ब्लैक होल दिखाया गया है जिसका नाम है गारगेंचुआ, जिसमें कूपर जो कि इस मूवी के स्टार हैं वो चले जाते हैं, और फिर वो उससे बाहर भी आ जाते हैं। कैसे आते हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहाँ पर गारगेंचुआ की तस्वीर दिखा रहा हूँ, ब्लैक होल की, जो कि इस मूवी में हमें दिखाया गया है। यहाँ पर आप डॉक्टर किप थॉर्न की तस्वीर देख रहे हैं। इनके बहुत से लेक्चर यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं। उन्हीं में से हमने इस वीडियो का डाटा कलेक्ट किया है। इनके कॉलम्स हैं, इनकी रिसर्च है, इनकी बुक्स हैं। मैं आपको इनकी बुक्स भी दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसे साइंसदान हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। इनके काम को यकीनन हमारे बच्चों को फॉलो करना चाहिए। मैं आपको इस मूवी इंटरस्टेलर मूवी के बिहाइंड द सीन्स कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्ट्रेस जेसिका कैस्टेन डॉक्टर किप थॉर्न के साथ मिलकर आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन सॉल्व कर रही हैं। अगर आप डॉक्टर किप थॉर्न के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि ये कितने बड़े साइंसदान हैं, तो मैं आपको इनकी किताब दिखा रहा हूँ, और नीचे अगर आप गौर से देखें तो इनकी किताब का फॉरवर्ड डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स ने लिखा है। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि कितने बड़े साइंसदान हैं, और इन्होंने इस मूवी में बहुत ज़्यादा मदद दी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराने में। तो जहाँ पर विजुलाइजेशन होती है वहाँ पर डॉक्टर किप थॉर्न ने अपनी इक्वेशंस दी, जिसे सिमुलेट किया गया, और उसके बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने बिल्कुल उन इक्वेशंस के साए के नीचे इस मूवी को प्रोड्यूस किया। हम पहले समझते थे कि ब्लैक होल के गिर्द सूरज ही घूमते हैं, लेकिन इस मूवी में एक प्लेनेट दिखाया गया जो कि ब्लैक होल के गिर्द घूम रहा है। मैं आपको लेके चलता हूँ माजी में 1916 में, जहाँ पर आइंस्टाइन अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दुनिया को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर मेरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत तफसील से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप तख्ती पर जाकर इस डॉक्यूमेंट्री को सर्च कर सकते हैं और इस तकरीबन 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं, ताकि अगर आप
इस इक्वेशन को समझना चाहते हैं जो नीचे दी गई है, जिसे फील्ड इक्वेशन कहा जाता है और जो कि 14 से 21 इक्वेशनों का मजमुआ है, कंडेंस्ड फॉर्म है, तो आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल पता चलेगी। लेकिन इस छोटी सी इक्वेशन से हमें बहुत सी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इस इक्वेशन के सोल्यूशन से हमें पता चलता है कि हमारी कायनात में ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ब्लैक होल्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं, लेकिन पहली मर्तबा हमने 2019 में ब्लैक होल को देखा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो प्रिडिक्शन इस इक्वेशन ने की थी, आज वो प्रिडिक्शन साबित हो चुकी है, क्योंकि हम M87 गैलेक्सी का ब्लैक होल देख सकें। तो ये पहली प्रिडिक्शन थी। दूसरी प्रिडिक्शन थी ग्रेविटेशनल वेव्स, यानी जब भी दो ब्लैक होल आपस में मर्ज होते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि इन ग्रेविटेशनल वेव्स को हम कभी भी डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये इतनी वीक हो जाती हैं हम तक पहुंचते पहुंचते कि हमारे पास इतने सेंसिटिव आलात डिटेक्टर्स नहीं होंगे कि हम इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकें। लेकिन सिर्फ 100 साल लगे। इंसान की तरक्की को आप इस एक चीज़ से माप सकते हैं कि आइंस्टाइन जैसे जीनियस बंदे ने कहा कि हम कभी भी ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और छोटे स्केल पर हम तक पहुंचती हैं। लेकिन हमने 2015 में 99 सालों के बाद पहली ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट कर ली। इसका मतलब ये लगता है कि आज जो काम हम समझते हैं कि हम कभी नहीं कर सकेंगे, वो शायद अगली कुछ दिहाइयों में हम कर चुके होंगे। इंसान की तरक्की की रफ्तार का अंदाज़ा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं। आइंस्टाइन ने हमें यह भी बताया कि टाइम डायलेशन होती है। टाइम हर जगह पर एक जैसा नहीं होता, यूनिवर्सल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि टाइम में वेरिएशंस आती हैं। स्पेस में भी वेरिएशंस आती हैं और टाइम में भी वेरिएशन आती हैं। मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा चुके हैं जहां पर टाइम डायलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। जीपीएस एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जहां पर टाइम डायलेशन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं हमारे पास जो हमें बताती है कि टाइम डायलेशन कैसे इस्तेमाल हो रही है। तो ये प्रूव हो चुका है, इसमें किसी किस्म का भी शक नहीं है कि टाइम की रफ्तार मैसिव बॉडीज़ के पास कम होती है और उनसे दूर वक्त की रफ्तार तेज़ हो जाती है। इसी तरीके से टाइम डायलेशन की वीडियोस भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब हम उन प्रिडिक्शंस की तरफ आ रहे हैं जो कि अभी तक सच साबित नहीं हुई। वर्म होल्स, आइंस्टाइन ने हमें कहा कि ऐसे शॉर्टकट स्पेस टाइम में एग्जिस्ट करते हैं जिससे हम बिलियंस ऑफ ईयर्स या दूसरी गैलेक्सी तक का रास्ता चंद लम्हों में तय कर सकते हैं। इस मूवी में वर्म होल्स दिखाए गए हैं, लेकिन अभी इन वर्म्स होल के बारे में हमें कोई भी ऐसी साइंटिफिक डिस्कवरी नहीं मिली जिससे हमें पता चले कि ये वर्म होल एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। इसके अलावा आइंस्टाइन ने यह भी प्रिडिक्ट किया, उनकी इक्वेशंस के सॉल्यूशन से हमें वाइट होल नज़र आते हैं, हमें वाइट होल उभरते हुए नज़र आते हैं, जैसे कि ब्लैक होल नज़र आते हैं। वाइट होल ब्लैक होल का बिल्कुल ऑपोजिट है, अब डिस्कस करेंगे इसे। लेकिन आज तक हमने कभी भी अपनी कायनात में जितनी भी कायनात हमने ऑब्जर्व की है, हमने कभी भी वाइट होल ऑब्जर्व नहीं किया। तो वापस आते हैं ब्लैक होल की तरफ। ब्लैक होल को देखना इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसमें से रोशनी निकल ही नहीं सकती। तो अगर एक चीज़ में से रोशनी नहीं निकल सकती तो फिर आप उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि वो तो हमें ब्लाइंड कर रही है। इसीलिए सबसे पहले हमने ब्लैक होल को मैथमेटिक्स से फिगर आउट किया, क्योंकि मैथमेटिक्स हमें उन चीज़ों के बारे में भी प्रिडिक्शंस दे देती हैं जो हमें हमारी आंखों से या हमारे सेंसर से नज़र नहीं आ रही होती। हम बहुत अरसे तक आर्टिस्ट इंप्रेशंस बनाते रहे ब्लैक होल की, सिमुलेशंस करते रहे, डाटा कलेक्ट करते रहे और कंप्यूटर ग्राफिक्स खुद बनाते रहे कि ब्लैक होल्स ऐसे नज़र आते होंगे। लेकिन 2019 में हमने पहली मर्तबा ब्लैक होल को देखा। ब्लैक होल तो हम उससे पहले भी देख रहे थे, लेकिन ज़्यादा वाज़ेह शक्ल हमने 2019 में देखी, जहां हमने M87 ब्लैक होल को देखा, जो कि मैं आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखा रहा हूँ।
अगर आप इस ब्लैक होल का मैस देखना चाहते हैं तो ये 6 बिलियन सूरजों के मैस के बराबर है। इसका डायमीटर 40 बिलियन किलोमीटर्स है, यानी कि 24.8 बिलियन माइल्स है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक होल है ये बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसे हमने देखा, ऑब्जर्व किया। लेकिन इसको देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल साइंस के हलकों में छा गया कि ब्लैक होल की शक्ल तो हमने देखी है M87 की सूरत में, तो फिर गारगेंचुआ डिफरेंट क्यों है? क्या किप थॉर्न की कैलकुलेशंस और उनकी इक्वेशंस गलत हैं? बहुत ज़्यादा बहस शुरू हुई, जिसका जवाब फिर किप थॉर्न ने खुद आकर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाकर दिया। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि किप थॉर्न की इक्वेशंस को सिमुलेट करने के लिए सुपर कंप्यूटर्स का भी इस्तेमाल होता रहा है इस मूवी को बनाने के लिए। लेकिन अगर हम ब्लैक होल की बात करें तो ब्लैक होल एक ऐसी बॉडी है जिसका डायमीटर उसके सर्कमफ्रेंस से बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचेंगे कि जब भी हम एक सर्कल लेते हैं उसका डायमीटर और उसका सर्कमफ्रेंस, उसमें तो ये रिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन ब्लैक होल में कैसे हो सकता है कि डायमीटर सर्कमफ्रेंस से बहुत ज़्यादा हो? उसके लिए आपको इस शक्ल को देखना पड़ेगा। अगर एक चींटी, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पॉइंटर के ज़रिए, अगर एक चींटी इस सर्कल का पूरा चक्कर लगाए तो इसका सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। लेकिन अगर वो डायमीटर कैलकुलेट करना चाहती है तो वो यहाँ से पहले जाएगी नीचे, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल की डायमेंशंस ज़्यादा हैं और वो ऊपर से इवेंट होराइजन से होती हुई नीचे सिंगुलैरिटी तक जाएगी और फिर वापस ऊपर आएगी। इसीलिए ब्लैक होल का डायमीटर ज़्यादा होता है कि उसके गिर्द स्पेस वार्प्ड होती है, स्पेस में बहुत बड़ा खम होता है उसकी ग्रेविटी की वजह से। मैं आपको यहाँ पर दोबारा ब्लैक होल दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल के पास एक ऐसा थ्रेशोल्ड होता है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। अगर इससे आगे कोई चीज़ आ जाएगी तो फिर वापस नहीं जा सकेगी। और नीचे आपके पास यहाँ पर सिंगुलैरिटी है। आप अगर 2 डायमेंशनल ब्लैक होल देखना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक होल आपको नज़र आ रहा है। और इसके अंदर, जब हम ब्लैक होल के अंदर की बात करते हैं तो आप देखेंगे ये इवेंट होराइजन है। अगर इसके बाहर आपने एक टॉर्च जलाई तो रोशनी बाहर की तरफ जा सकती है, लेकिन जब आपने इवेंट होराइजन क्रॉस कर लिया, अब जो भी रोशनी आप जलाएंगे वो ब्लैक होल के बाहर नहीं जा सकती। इसीलिए ब्लैक होल को देखने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि उसमें से तो रोशनी आ ही नहीं रही हमें। तो जब हम अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें सिंगुलैरिटी नजर आती है। ये सिंगुलैरिटी इस तरफ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगुलैरिटी है। तो ब्लैक होल से किसी किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल नहीं आ सकता, किसी किस्म का रेडियो सिग्नल नहीं आ सकता, मोबाइल नहीं चल सकता। तो जो बंदा ब्लैक होल के अंदर गया है उससे आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती कि वो ब्लैक होल के अंदर किस किस्म का एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है। ब्लैक होल के जैसे जैसे हम पास जाते हैं, इवेंट होराइजन के पास जाते हैं, वक्त की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है। कूपर साहब जब छोड़ के गए अपनी बेटी को इस फिल्म में तो वो 11 साल की थी, लेकिन जब वो वापस आए तो उनकी बेटी 28 साल की थी। इसका मतलब यह है कि जहां पर वो गए वहां पर वक्त की रफ्तार बहुत कम थी, क्योंकि वो तो उसी कंडीशन में थे। लेकिन उनकी बेटी आहिस्ता आहिस्ता फिल्म के एंड तक बहुत ज़्यादा उम्र में बढ़ती गई। तो ज़मीन पर वक्त की रफ्तार तेज़ थी और कूपर जहां गए वहां पर वक्त की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा स्लो थी। ब्लैक होल स्पिन भी करते हैं बिल्कुल ऐसे जैसे टॉर्नेडो स्पिन करता है। और मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर स्पेस भी वार्प हो रही है और टाइम भी वार्प हो रहा है, दोनों में खम आ रहा है। तो स्पेस टाइम की वार्पिंग होती है ब्लैक होल के पास। और अगर आप नीचे जाएं तो सिंगुलैरिटी पर ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। इस वीडियो में अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि टाइम यहाँ पर नीचे बिल्कुल फनल के नीचे रुक गया। लेकिन अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर वक्त की रफ्तार कम हुई है 0.9, यानी कि वक्त 10% स्लो गुजरना शुरू हो गया। इसी तरीके से 20%, अगर आप यहाँ पर देखें तो 20%, यहाँ पर 40% वक्त इस कलर में अगर आप यहाँ पर देखें 40%। फिर आप नीचे आ जाए नीली जगह पर, यहाँ पर तकरीबन 70% वक्त स्लो गुजर रहा है। और फिर अगर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पर वक्त साकिन हो गया है, वक्त थम गया है, यहाँ पर वक्त गुजर नहीं रहा।
तो जैसे जैसे स्पेस में आप देखें, स्पेस में भी वार्पिंग हो रही है। यहाँ पर आप स्पेस देख सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्पेस कम होती जा रही है। सिंगुलैरिटी की तरफ जैसे हम जा रहे हैं तो स्पेस में भी कम आ रहा है और वक्त की रफ्तार भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। बहुत से लोग समझते हैं कि हमारी गैलेक्सी में सिर्फ एक ब्लैक होल है जो कि सेंटर में है, लेकिन मिल्की वे में 10 मिलियन ब्लैक होल्स हैं। पूरी यूनिवर्स में 10⁻18 ब्लैक होल्स हैं। ये ब्लैक होल्स सूरज से 3 गुना बड़े भी हैं और 20 बिलियन टाइम्स भी बड़े। जो सबसे बड़ा ब्लैक होल अभी तक हमें मिला है, जो मैंने आखिरी खबरों में पढ़ा था, वो 40 बिलियन मैसेज के बराबर था सूरज के। इनका डायमीटर 10 किलोमीटर से 100 बिलियन किलोमीटर तक हो सकता है। अब आते हैं ब्लैक होल को देखने की तरफ। अगर मैंने एक कैमरा ब्लैक होल से दाईं तरफ लगाया हुआ है, जो कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, मैं ब्लैक होल से पीछे एक स्टार को देख रहा हूं, बीच में ब्लैक होल है, तो क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो सूरज से निकलने वाली या स्टार से निकलने वाली किरणों को बेंड कर देगा अपने गिर्द। तो आप देख सकते हैं कि हमने आसानी के लिए 3 रेज बनाई हैं। पहली रे आएगी यहाँ से और बेंड होती हुई कैमरे की तरफ चली जाएगी। तो अगर कैमरा देखेगा तो उसे सन यहाँ पर नजर आएगा, इस जगह पर सन नजर आएगा। दूसरी रे आप देखें, या सीधी आ रही है और ये ब्लैक होल से गुजरती हुई आपको उसकी बाउंड्री से होती हुई नजर आएगी, और एक मतलब वो ब्लैक होल का चक्कर भी लगा लेगी, तो आपको ब्लैक होल की बाउंड्री में नजर आएगी। ये देखें, आपको यहाँ पर ब्लैक होल की बाउंड्री नजर आएगी। वो इसकी वजह ये रे है जो कि ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा के वहां तक वापस आ रही है। और फिर तीसरी वेव आप देख सकते हैं यहाँ से आ जाएगी। तो एक ही स्टार के आपको 3 शेड नजर आएंगे। ये शेड नजर आएगा, ये शेड नजर आएगा, ये जो शेड नजर आ रहा है आप देख रहे हैं कि ये नीचे से आ रहा है, हमारे पास यहाँ से आ रहा है। फिर हमारे पास ये शेड जो है ये यहाँ से आ रहा है, और ये जो शेड है वो इस जगह से आ रहा है। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर पॉइंटर से भी दिखा सकता हूँ अगर मेरा पॉइंटर काम करता है। इस इफेक्ट को लेंसिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। हमें एक ही स्टार के मल्टीपल इमेजेस नजर आते हैं, और उसकी वजह यह है कि ब्लैक होल किरणों को, रोशनी की किरणों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। तो अब बात करते हैं गारगेंचुआ की कि उसकी तस्वीर हमें मुख्तलिफ क्यों नजर आई M87 से। तो हम बात करते हैं इस ब्लैक होल की। इस ब्लैक होल को अगर देखें, इसके गिर्द एक एक्रीशन डिस्क होती है। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर एक एक्रीशन डिस्क है जो कि रोशन होती है। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन एक्रीशन डिस्क से रोशनी की एक किरण, आसानी के लिए एक किरण कह रहा हूं, सीधी आ जाएगी हमारी तरफ। तो हम जो देखेंगे इस कैमरे से, क्योंकि हमने कैमरा साइड वाइज लगाया हुआ है, याद रखें कैमरा ऊपर की तरफ नहीं लगाया, यहां पर नहीं लगाया, कैमरा साइड वाइज लगाया हुआ है, तो मुझे ये बीच वाला हिस्सा नजर आएगा इस रे की वजह से। जो पीछे से रे है, रोशनी जब यहां से निकलेगी तो ब्लैक होल उसको अपनी तरफ खींचेगा। तो यहां से निकलने वाली रेज आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होल के गिर्द बेंड होंगी और वो यहां से इस कैमरे की तरफ पहुंचेंगी। तो मुझे यही एक्रीशन डिस्क, बिल्कुल ये एक्रीशन डिस्क नजर आएगा कि ब्लैक होल के ऊपर भी हमें इसका इमेज नजर आएगा। और फिर इसके पीछे से, ब्लैक होल के पीछे से निचले हिस्से से जो फोटॉन्स निकलेंगे, जो रोशनी की किरणें निकलेंगी, वो यहां से बेंड होती हुई ब्लैक होल की बाउंड्री के साथ इस कैमरे में आ जाएंगी। तो मुझे नीचे वाला हिस्सा नजर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आपको बीच में एक्रीशन डिस्क नजर आ रही है, उसी का इमेज ऊपर से भी नजर आ रहा है और उसी का इमेज नीचे से भी नजर आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि ब्लैक होल के गिर्द फोटॉन्स बेंड करते हैं, रोशनी बेंड करती है। लेकिन अगर इस कैमरे को मैं ऊपर ले जाऊं तो फिर क्या मुझे ऐसा इमेज नजर आएगा? लेकिन अगर आप कैमरा यहां पर ले जाएं, बिल्कुल एक्रीशन डिस्क के वर्टिकल ले जाएं, तो अब आपके पास जो लाइट रेज आएंगी वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। ये लाइट रेज जो इस तरफ से लेफ्ट साइड से ओरिजिनेट होंगी, ये बेंड होगी और इस कैमरे की तरफ जाएंगी। जबकि ये लाइट रेज जो यहाँ से निकलेंगी ये भी बेंड होंगी ब्लैक होल की वजह से और ये इस तरफ जाएंगी और हमें यहाँ पर इस किस्म का इमेज नज़र आएगा। तो अगर कैमरा ऊपर होगा तो हमें इस किस्म का इमेज नज़र आएगा और अगर कैमरा इस तरफ होगा तो हमें इस किस्म का इमेज नज़र आएगा। तो दोनों इमेज एक ही ब्लैक होल के हैं, लेकिन उनकी ओरिएंटेशन, ऑब्जर्वर की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। मैं आपको आगे सिमुलेशन में भी ये चीज़ दिखाऊंगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि
जब आप साइड से देखेंगे तो आपको ये एक्रीशन डिस्क है ये नज़र आ रही है, और ये एक्रीशन डिस्क जब इधर से नज़र आएगी बेंड हो करके फोटॉन्स जाएंगे तो आपको ऐसी शक्ल नज़र आएगी, ऐसी। और नीचे से अगर जब फोटॉन्स जाएंगे तो आपको नीचे भी ऐसे एक्रीशन डिस्क नज़र आएगी, बिल्कुल ऐसी। ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अपेरेंट इमेज आपको ऐसा नज़र आएगा ब्लैक होल का, और इसकी वजह क्या है? वार्पिंग है, स्पेस एंड टाइम की वार्पिंग। लेकिन अगर ये कैमरा ऊपर ले जाऊं तो ये एनिमेशन आपको दिखा रही है कि जब ये कैमरा हम ऊपर लेके जाएंगे तो फिर हमें एक्रीशन डिस्क इस तरीके से नहीं नज़र आएगी, बल्कि प्योर एक्रीशन डिस्क नज़र आएगी। आप ये देखें ऊपर चला गया, तो ऊपर जब हम देखते हैं तो हमें प्योर एक्रीशन डिस्क उसके गिर्द मूव करती हुई नज़र आती है। ये वो मंजर है जो हमने M87 के देखे। तो गारगेंचुआ अगर आप साइड से उसको सेंस करेंगे या कैमरे से देखेंगे तो वो आपको गारगेंचुआ की शक्ल लेता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब आप कैमरा या ऑब्जर्वर ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको M87 की शक्ल इख्तियार करता हुआ नज़र आएगा। M87 में एक और ऑब्जर्वेशन ये थी कि उसकी एक साइड बहुत ज़्यादा रोशन थी, जबकि दूसरी साइड उतनी ज़्यादा रोशन नहीं थी। और इसकी वजह यह है कि उसके गिर्द हर वक्त गैसेस और डस्ट रोटेट कर रही है बहुत तेज़ी से। तो जब गैसेस और डस्ट हमारी तरफ आती हैं तो डॉपलर इफेक्ट की वजह से, जो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुका हूँ, हमें ये हिस्सा रोशन नज़र आता है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ डॉपलर इफेक्ट है। और जब ये गैसेस और ये डस्ट दूसरी तरफ मूव करती है, हमसे दूर जाती है, तो ये वाला हिस्सा हमें कम रोशन नज़र आता है। तो ये हिस्सा हमें इसलिए रोशन नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पर गैसेस और जो भी चीज़ें इसके गिर्द घूम रही है वो हमारी तरफ मूव कर रही थी। वैसे इस चीज़ को साइंसदान भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, ये उनके लिए भी एक नया फिनोमिना था। तो यहाँ पर एक और चीज़ जो एक्रीशन डिस्क के बारे में बताया है मैंने कि जब भी ब्लैक होल चीज़ों को अपने अंदर समो लेता है तो कुछ चीज़ें बाहर उसके गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं, या बाज़ औक़ात वो कुछ चीज़ों को इजेक्ट करता है तो वो भी उसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं, जो हमें रोशन नज़र आती हैं और एक्रीशन डिस्क की शक्ल में नज़र आती हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि गारगेंचुआ में हमने एक हिस्सा ब्लैक होल का रोशन नहीं दिखाया जबकि दूसरा हिस्सा दिखाया। किप थॉर्न ने जब इस चीज़ को एनालाइज करने के लिए अपने प्रोड्यूसर से बात की तो पता चला कि उन्होंने जो इक्वेशंस बनाई थी वो इक्वेशंस हमने आँख से, जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, आँख से ऑब्जर्वेशन देने के लिए उन्होंने डिज़ाइन की थी। तो आँख जब बहुत ज़्यादा रोशन चीज़ हो और उसके साथ कम रोशन चीज़ हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्टिंग्विश नहीं कर सकती रोशन चीज़ में और कम रोशन चीज़ में। लेकिन जब हम स्कोप्स के ज़रिए, सेंसर्स के ज़रिए ये चीज़ देखते हैं या इवन IMAX कैमरे के ज़रिए ये चीज़ देखते हैं तो ये चीज़ हमें बड़े अच्छे तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम फ़र्क कर सकते हैं कि एक हिस्सा ब्लैक होल का रोशन है और एक हिस्सा रोशन नहीं है, और उसकी वजह डॉपलर इफेक्ट है। तो जब आँख के लिए हमने वो चीज़ डिज़ाइन की तो उन्होंने मूवी में बिल्कुल ठीक दिखाया कि उनको वो पूरा का पूरा ब्लैक होल एक जैसा रोशन नज़र आ रहा था। मुझे उम्मीद है कि ये हिस्सा इस वीडियो का आपको पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा कि इंटरस्टेलर में जो ब्लैक होल दिखाया गया था और जो M87 ब्लैक होल है वो एक ही तरह के ब्लैक होल है जिनको हम डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर इनको हम सेम एंगल से ऑब्जर्व करेंगे तो ये बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।